आज का जो टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल में आपका नेक्स्ट चैप्टर है द वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है। वेजेस को हिंदी में जो बोलते हैं वो भत्ता होता है। ठीक है। आपको वेजेस और इंसेंटिव स्कीम के बारे में बहुत कुछ पता होगा। ठीक है। बहुत कुछ का मतलब ये है कि आप बहुत सी चीजें जानते होंगे, अपनी आम जिंदगी में समझते होंगे। ठीक है। कि वेज क्या होता है। ये वो वाला वेज नहीं है, वेज नॉन वेज वाला, ये वेजेस है। ठीक है। इसकी स्पेलिंग जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आज वेजेस के बारे में ही पूरा पढ़ेंगे। अब से लेकर ये चैप्टर आगे के आने वाले जो 3 चैप्टर हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अभी तक आप 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं वर्क मेजरमेंट तक। ठीक है। सबसे पहला पढ़ा था प्रोडक्टिविटी, दूसरा वर्क स्टडी, तीसरा मेथडिसिटी, चौथा मोशन एनालिसिस, पांचवा वर्क मेजरमेंट। ये 5 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। बचे 3 चैप्टर आपके हैं। वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम है। ठीक है। स्टोर एंड प्लांट लेआउट, स्टोर मैनेजमेंट है। ठीक है। कैसे स्टोर का मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद जो आपका टॉपिक है लास्ट वाला है वो सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज का। वो काफी बड़ा चैप्टर है सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज का, और वो काफी आगे आजकल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया इंजीनियरिंग सर्विस का भी। तो आपको अगर अभी से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, जो बात करेगा वेजेस, वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम्स। वेजेस का मतलब होता है भत्ता, एवं इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन योजना। इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। भत्ता क्या है, प्रोत्साहन योजना क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो भत्ता के बारे में, भत्ता या भृत्ति भी कहा जाता है इसे। ठीक है। भत्ता आप समझते होंगे इसका, लेकिन जो शुद्ध वर्ड है वो है वृत्ति। क्या है? भृति। भृति ही इसे भत्ता भी कहा जाता है। ये अपभ्रंश हो करके, संस्कृत से हो करके अपभ्रंश होके आप हिंदी में देख रहे हैं इसका। ठीक है। इसीलिए भत्ता जो है वो कन्वर्टेड है, वो निकल के आया है किससे? वेजे भृति से। अब देखिए, तो अब भत्ता क्या होता है, भत्ता का क्या वजूद है किसी इंडस्ट्री में। ठीक है। और आदर्श मजदूरी क्या होती है। भत्ता को मजदूरी भी कहा जाता है आम शब्दों में। इसकी परिभाषा मजदूरी भी है कि किसी मजदूर की क्या मजदूरी हुई। ठीक है। इन्हीं के बारे में आपको इस क्लास में पढ़ना है। ठीक। अब देखिए, जो कोई भी श्रमिक आपके इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना श्रम आपको क्या करता है, आपको दान देता है, या फिर उदाहरण के लिए आप उसके श्रम को खरीदते हैं, किराए पे लेते हैं। ठीक है। तो उसके एवज में, उसके जगह पे आप कोई मूल्य चुकता करते हैं। मूल्य किसी तरह का हो सकता है, उसकी बात भी आगे करेंगे कि वेजेस बहुत टाइप के होते हैं। जो मूल्य दे रहे हैं आप, वो कई तरीके से दिया जा सकता है। तो जो भी आप मूल्य अदा कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मजदूरी या उसके श्रम के एवज में, वो क्या कहलाता है? भृति या भत्ता या मजदूरी। ठीक है। तीनों नाम इसी के हैं, मजदूरी, भृति या भत्ता। ठीक है। अब देखिए, आज का जो युग है, पहले भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि क्वालिटी का युग है।
तो श्रमिक का संतुष्ट होना काफी आवश्यक है आज के युग में। क्यों? क्योंकि अगर श्रमिक को भत्ता या मजदूरी अच्छी मिलेगी तो वो संतुष्ट रहेगा। उससे एक फायदा होगा कि वो आपका काम या आपके उत्पादन में क्या सहायता बढ़ चढ़ कर करेगा, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कि उसकी जो मजदूरी या भत्ता है वो काफी कम है उसके काम के एवज में। काम वो बहुत करता है आपके इंडस्ट्री में, लेकिन आपके भत्ता ज्यादा नहीं मिलता, तो वो उसका काम में उतना मन नहीं लगेगा। इससे इससे प्रभाव क्या आएगा कि आपका जो उत्पादन है वो सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो उत्पादन होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सी चीजें मिल करके उत्पादन होता है, ठीक है। उत्पादन में कुछ चीजें लगभग चीजें तो निर्जीव होती हैं। एक श्रमिक का ही क्या होता है, वो सजीव होता है। और एकमात्र श्रमिक ही है जिसके पास ये ताकत है, ये कैपेसिटी है या ये कैपेबिलिटी है कि वो आपके उत्पादन की जो गुणवत्ता है और उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो उत्पादकता है, उसको वो बनाए रख सकता है। बाकी और किसी पर आप क्या बहुत चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ श्रमिक का श्रम ही है जो उससे बदलाव कर सकता है। एक और बात है, चूंकि जो आपका श्रमिक है वो जीवित है, ठीक है, जीवित का मतलब सजीव है। तो आप जैसा व्यवहार, जैसे आप जो अदर फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन या उत्पादन के, उनको तो बहुत हद तक और उनके क्वांटिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके मनी को, उन पे खर्च होने वाले पैसों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप श्रमिक के पैसों में कटौती करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने गुणवत्ता के साथ क्या कर रहे होते हैं, कॉम्प्रोमाइज या फिर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मॉडर्न एरा में, नए युग में एक चलन है कि आपको अपने श्रमिक का उचित भत्ता देना होगा, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे वेजेस और इंसेंटिव स्कीम आए और इनके बारे में हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हम लोग यहाँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में यहाँ नहीं पढ़ रहे होते। इसीलिए सरकार ने एक नियम भी बनाए थे कि मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो इसी बात की दिशा निर्देश को देखता है, देख रेख करता है बहुत सारे इंडस्ट्री में कि जो श्रमिक हैं उनके हालात कैसे हैं और उनका वेज या भत्ता कैसा मिल रहा है, उनको जो प्रोत्साहन राशियां दी जा रही हैं वो कैसी हैं, उनके काम धाम से रिलेटेड हर काम मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखिए एक कथन मैं पढ़ देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। डॉक्टर शेडवेल ने कहा था, ठीक है। डॉक्टर शेडवेल कहते हैं कि श्रम अधिक परिमाण में भले ही मिल जाए, मतलब यह है कि आपको कहीं जो मजदूर करने वाला श्रमिक मजदूर है उसका जो मजदूरी है वो अधिक मिल जाए, ठीक है, मतलब वो काम उससे आप खूब करा लें, ठीक। लेकिन परंतु उसको सस्ता खरीदना जो है दोषपूर्ण मितव्ययिता है। दोषपूर्ण का मतलब होता है आप क्या चाह रहे हैं कि आपका पैसा कम से कम लगे, लेकिन जो ये आप चाह रहे हैं पैसा कम से कम लग ले, अंत में आप इसको पे करने वाले कैसे जरा समझिएगा। क्योंकि जो नियोक्ता है, मतलब जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो मजदूरी करवाता है या फिर जो मजदूर को रखा है काम पर, केवल श्रम नहीं चाहता है, उसको सिर्फ काम से मतलब रहता तब तो किसी से काम करा लेता। लेकिन उसको श्रम का फल भी चाहिए होता। उदाहरण के लिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके ईंटा ढोने की कंपनी है, मान लीजिए आपकी ईंटा भट्ठी है, आपको सिर्फ ईंटा लदवाना होता, अगर इसी से मतलब होता तो आप किसी ऐसे भी ये व्यक्ति को उठा सकते थे जो आसानी से कम पैसे में वो काम कर दे। लेकिन अगर मान लीजिए जो व्यक्ति काम कर रहा है वो ईंटे को पटकता है, फोड़ता है, उससे आपको वो अल्टीमेट लोड तो कर देता है, लेकिन आपकी जो ईंटें हैं वो खराब हो जाते हैं, तो क्या यहाँ पे आपका काम सधा नहीं। तो अगर आपका सिर्फ श्रम से मतलब रहता तो बहुत आसानी से आपको सस्ते लोग मिल जाते, लेकिन आपको श्रम के
उससे मतलब होता है फल से, ठीक है। इसीलिए जो श्रमिक की मजदूरी है वो सस्ते में नहीं मिलनी चाहिए, यही डॉक्टर शेडवेल ने कहा था और यही आधार भी है हमारे इस पूरे चैप्टर का। अब देखिए क्या सिग्निफिकेंस है वेजेस का, क्या भत्ता मजदूरी या वृत्ति का क्या आशय है या क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मजदूरी की जो डेफिनेशन है या भत्ता की या वृत्ति की जो मतलब डेफिनेशन है या पारिश्रमिक जिसे कहते हैं, उसका जो डेफिनेशन है उसको मैं बता देता हूँ कि जो भी श्रमिक है या कर्मचारी है, ठीक, उसके द्वारा किए गए कार्य का जो भी आप पारिश्रमिक फल देते हैं, ठीक है, पुरस्कार देते हैं, वो भत्ता है, वो वृत्ति है या वो मजदूरी है। अब एक और परिभाषा इसमें दी गई है कि किसी मजदूर अथवा श्रमिक के द्वारा कार्य के प्रतिदान, मतलब उसने कार्य आपको दान किया के स्वरूप भेंट की गई मुद्रा या अन्य पुरस्कार ही मजदूरी या वृत्ति कहलाते हैं, ठीक है। कोई श्रमिक आपको वो अपना श्रम दान किया या कार्य का प्रतिदान किया, उसके एवज में आपने उसको जो भी मुद्रा, प्रोत्साहन राशि या फिर पुरस्कार दिए, वो ही वृत्ता या वृत्ति है, ठीक है। अब एक और बात जान लीजिए, भत्ता ऐसा नहीं है कि किसी को 500 मिलता है तो वो भत्ता जायज है, ठीक है। और उस भत्ते का निर्धारण भी सही है कि गलत है ये नहीं पता चल सकता। क्यों? क्योंकि किसी के मजदूरी का मापन आप नहीं कर सकते। मतलब ये है कि आप कितना काम कोई कर रहा है और कितनी इंटेंसिटी से, कितनी श्रद्धा से कर रहा है, इसका मापन का कोई शास्त्र नहीं है, ठीक है। भले ही आप यहाँ वेतन शास्त्र पढ़ने आए हैं, ठीक है, लेकिन कोई कह दे कि उसको 500 मिलता है, उसको 600 मिलता है, उसे क्यों अधिक मिलता है, कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल को 500 मिलता है और कह दे कि 500 ही जायज रुपए हैं या जायज भत्ता है, इसकी बात नहीं किया जा सकता या इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप जब भी दे रहे होते हैं, आप या तो मुद्रा में दे रहे होते हैं या फिर सुविधाएं दे रहे होते हैं। हो सकता है कि वो श्रमिक के लिए कम पड़ता हो, उसकी जीवन यापन के में कम पड़ता हो। तो भत्ते का बहुत सारा आशय होता है, इसी बात को हमें आगे समझना भी है कि भत्ता जो हो सकता है कि आप इतना भत्ता देते हो कि उतना ही मार्केट में चलन है कि इस काम के लिए इतना ही पैसा चलता हो, एक ये आधार भी होता है। एक आधार ये है कि आप उतना पैसा दे देते हैं जितना कि मजदूर का जो कार्य है, जो जीवन है वो चलता रहे किसी तरह, ये भी एक आधार होता है। आप जो भी मजदूरी दैनिक, साप्ताहिक या मासिक दे रहे हैं, ठीक है, उससे जो आपका श्रमिक है उसका जो जीवन स्तर है वो क्या रहे, उतना बना रहे, ठीक है। अब देखिए एक और बात है कि आपकी जो भत्ता या मजदूरी है, श्रमिक के कारण ही मांग और जिसे डिमांड और सप्लाई कहते हैं वो बनी रहती है, ठीक है। तो आपको श्रमिक के भत्ता और मजदूरी पे खासा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली भारत जैसे देश में, ठीक है। क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई का मुख्य आधार होते हैं वो श्रमिक होते हैं। श्रमिक ही कार्य करेंगे तो आपका जो उत्पादन होगा वो अपने स्तर पे होगा। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा कि आदर्श मजदूरी भुगतान, सॉरी, मजदूरी भुगतान प्रणाली के क्या आदर्श हैं, ठीक है। आदर्श का मतलब होता है कि क्या आइडियल वेजेस सिस्टम का इसेंशियल क्वालिटीज या क्या टॉपिक, क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होनी चाहिए कि ये आइडियल वेजेस सिस्टम है, ठीक है।
वेज पेमेंट सिस्टम है, जिसको हिंदी में बोला जाता है मजदूरी भुगतान प्रणाली। ठीक है। अब जो अ, भुगतान प्रणाली है आपकी, ठीक है, मजदूरी की, उसमें आपको इसके पॉइंट्स पढ़ने से पहले ये बात तो आपको समझना ही पड़ेगा कि जो भी हम भुगतान डिसाइड करते हैं, जो भी आप वेज या पेमेंट डिसाइड करने वाले हैं, उसमें दो बातों का ख्याल रखा जाएगा। वो ये है, पहला बात ये कि जो आपका उत्पादन है उसमें कोई भी उसका जो खर्चा है वो कम से कम आए और वो सुचारू रूप से चलता रहे। दूसरी बात ये ध्यान देनी है श्रमिक के दृष्टिकोण से कि श्रमिक का भी उत्साह जो है वो बना रहे आपके उत्पादन कार्य में। ठीक है, तो इसी सारी चीजों का ख्याल रख के आप आइडियल वेज पेमेंट सिस्टम के पॉइंट्स को डिसाइड करते हैं। अब वो पॉइंट्स क्या क्या है, मैं एक एक करके, जैसे पहला पॉइंट है दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद। आप पहले हमारे आधार से ही समझ गए होंगे कि आप इतना भी अधिक पेमेंट किसी को नहीं कर सकते हैं सिर्फ श्रमिक के स्तर को जानकर कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, आपका उत्पादन में जो व्यय होने वाले पैसे हैं उनका मान क्या हो जाए, काफी बढ़ जाए। या फिर आप इतना कम भी नहीं दे सकते हैं कि जो उसके काम के अनुरूप ना हो। जो आपका श्रमिक है उसका कार्य काफी कठिन है, उसके बावजूद भी आप क्या करें, उसे कम पेमेंट करें, ये भी आपको नहीं करना है। तो आपको दोनों पक्षों को क्या करना है, बराबर में लेके चलना है, दोनों का लाभ हो, इस प्रकार से आपका आइडियल वेज पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो गणना में सरलता की बात करता है। इंग्लिश में कहते हैं इजी टू कंप्यूट। इजी टू कंप्यूट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए उदाहरण, आप किसी का वेज किसी की जो मजदूरी है वो तय करते हैं 23 रुपया 50 पैसा, ठीक है, एक दिन का। अब 23 रुपया 50 पैसा अगर वो, और अगले दिन का करते हैं 24 रुपया, किसी दिन का करते हैं 25 रुपया, किसी दिन का करते हैं 22 रुपया, मान लीजिए वो एक दिन आधा ही काम किया, तो आपके लिए आसानी नहीं होगी क्या कैलकुलेट करना कि इसने कितना काम किया और इसके लिए मैं कितना दूं। जैसे ये 23.5 रुपया है, तो उसको आधा दिन का आप कितना देंगे, 23.5 का आधा जनरली सपोज करेंगे, ठीक है, लेकिन उसको देना क्या होगा, आपके लिए कठिन होगा। इसीलिए जो आपका पेमेंट सिस्टम होता है वो इतना आसान होना चाहिए गणना में, जिससे आप आसानी से क्या करें, उसे कैलकुलेट करके आप अपने श्रमिक को दे सकें। अगला जो आइडियल वेज पेमेंट सिस्टम का पॉइंट है वो इस बात को कहता है कि आप कार्य क्षमता पर आधारित पेमेंट करेंगे। मतलब आपका जो इफिशियंसी बेस्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट है उसे यूज करना है। अर्थात कोई व्यक्ति, दो मजदूर हैं आपके इंडस्ट्री में उदाहरण के लिए, पहला वाला 8 घंटे में उतना काम करता है, दूसरा वाला 4 घंटे में ही उतना काम कर देता, तो आप किसे पैसा देंगे अधिक, उसे जिसने काम कम किया, समय अधिक लिया, या फिर जिसने काम कम समय में ही उतना ही कार्य कर दे रहा है। तो ये इफिशियंसी हुई कि एक आदमी की इफिशियंसी दुगनी थी और एक वाले की कम थी, आधी थी, ठीक है, उससे। तो यहाँ पे जो पेमेंट सिस्टम बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, यही कॉन्सेप्ट है किसका, अगला जो पॉइंट है वो है पारिश्रमिक का निश्चित आधार की बात करना। जो भी आप वेज पेमेंट करेंगे, जो भी आपका पेमेंट सिस्टम है उसका जो कैलकुलेशन का बेसिस है वो क्या है। फॉर एग्जांपल मैं बता दें, 400 रुपया पर लेक्चर मान लीजिए बेसिस है आपके इंस्टीट्यूट में, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए और इजी होना चाहिए, ठीक है। एक निश्चित आधार होना चाहिए कि हमारा जो
पेमेंट का स्कीम है वो 400 रुपए पर लेक्चर है, आपका लेक्चर का भी टाइम डिसाइड है, और आपका हर चाहे वो कोई लेक्चर ले रहा उसका मनी भी डिसाइड है। तो ये निश्चित आधार हुआ पेमेंट का, इसको भी आपको आइडियल वेज पेमेंट सिस्टम में ध्यान देना। अगला जो टॉपिक है वो प्रेरणात्मक है। प्रेरणात्मक का अर्थ होता है कि कभी कभी आपका जो पेमेंट है वो आपको बहुत मोटिवेट करता है। कैसे? किसी काम के लिए आपको 10 ही हजार कहीं मिल रहे थे और दूसरी जगह आप गए उतने ही काम के लिए 15 हजार, तो आपको नहीं लगेगा यार यहाँ हमें अच्छे से काम करना चाहिए। तो जो यहाँ का दूसरी जगह का वेज पेमेंट सिस्टम था वो काफी मोटिवेशनल था। देखिए, मनी इज अ मोटिवेशन, एक अच्छे साइंटिस्ट ने कहा है। तो आपका जो पेमेंट सिस्टम होना चाहिए वो प्रेरणात्मक होना चाहिए। ठीक है, प्रेरणात्मक का अर्थ ये एक और है, मैं बता देता हूँ। आप गए होंगे बहुत बड़े फर्म्स में गए होंगे, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी बेसिक सैलरी होती है प्लस ओवर टाइम होता है, प्लस ये भी होता है कि आपको मोटिवेशनल मनी भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अधिक काम कर दिया उतने ही कम समय में, ठीक है, तो आपको मोटिवेशनल मनी, या फिर आपने कोई गोल दिया उसे टाइम पे अचीव कर लिया, तो ये मोटिवेशनल मनी है। तो आपका जो पेमेंट सिस्टम होना चाहिए उसमें मोटिवेशन का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, कि जिससे काम में लोगों का क्या रहे, मन बना रहे। आप डोमिनोज गए होंगे तो वहाँ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहता है, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो ये जो तरीका है ना बेनिफिट देने का, वो क्या है, मोटिवेशनल सिस्टम है आपके पेमेंट सिस्टम में। ठीक है, इसको ख्याल रखना चाहिए। अगला जो है तत्कालीन भुगतान, ये बहुत बड़ा क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की इंडस्ट्री में, कि जो आपका भुगतान है उसमें लेट लतीफी नहीं बर्दाश्त होती है। बहुत सारे श्रमिकों को, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, तो जो आपका भुगतान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकदम समय पे होना चाहिए। इसको तत्कालीन कहा जाता है, तत्कालिक नहीं है, ये कालीन है। कालीन मतलब समकक्ष समय में आप जब भी कर लें। तत्कालिक का मतलब आपने काम किया, डेली वेजेस की बात हो गई। तो जो मजदूर हमारे घरों में काम करते हैं, जनरली घर बनाने वाले, उनका डेली वेजेस, तो उनका तत्कालिक भुगतान होता है। लेकिन तत्कालीन भुगतान जैसे हम लोग का, ठीक है, जैसे आपके इंस्टीट्यूट में हम लोग का जो भुगतान होता है वो तत्कालीन होता है। मतलब काम किया, उसका एक फिक्स टाइम, इसके बाद आपको उसके पेमेंट मिलते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है मिनिमम वेजेस का। यार देखो, किसी भी काम में एक मिनिमम वेज का चूंकि एक्ट है, भारत सरकार का मिनिमम वेजेस एक्ट, तो उसके हिसाब से जैसे मैं बता देता हूँ, आपको किसी भी असिस्टेंट इंजीनियर का मिनिमम वेज है 56,100 रुपए। ठीक है, ये किसने डिसाइड किया है, मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू है। तो आप कहीं भी किसी के भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और पे स्केल पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, पे स्केल यहाँ का 7 है, अगर मान लो 7वां पे कमीशन है, तो उस पर भी मिनिमम वेजेस का दिखा था, तो 56,100 रुपए से कम नहीं मिलेगा किसी एई को, असिस्टेंट इंजीनियर को। उससे ऊपर मिल सकता है, वो सिटी टू सिटी वेरी करता है। डीए, ये सारे अलाउंसेस पे वर्क कर सकता है, महंगाई भत्ता इन सब पे आधारित होता है। तो अधिक मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ये कम कौन डिसाइड करेगा, ये कम इंडिया मिनिमम वेजेस एक्ट से डिसाइड होता है। ठीक है, तो आपको अपने श्रमिक को मिनिमम वेज तो प्रदान ही करना चाहिए। मतलब न्यूनतम जो पारिश्रमिक मजदूरी है उसे आपको देना ही देना चाहिए। अगला जो है मित व्ययी है। पहला और अब जो ये वाला पॉइंट है वो मीट करता, मतलब एक दूसरे के पूरक है। आपका जो पेमेंट सिस्टम होना चाहिए वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब वो प्रोडक्शन कॉस्ट ना बढ़ जाए, इसका ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पेमेंट अधिक ही कर रहे हैं, काम हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिकल की बात कही गई है यहाँ पे। ये जो पॉइंट है इकोनॉमिकल वाला, ये विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी ओनर या ओनर के रिस्पेक्ट से काफी अच्छा है। ठीक है, अगला जो है उत्पाद के गुण में सुधारने में सहायक होना चाहिए वे। जब देखिए, जो मैंने पहले ही बोला था, जो श्रमिक होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो सजीव है और वो उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। उसे अच्छा काम कर तभी करेगा जब वो उसे अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वो उसके मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए हमें अच्छा पैसा देना पड़ेगा। इसका फायदा क्या होगा,
कि आपका जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का वो बना रहेगा, वो बरकरार रहेगा। तो पेमेंट सिस्टम ऐसा ही रहना चाहिए कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए आपके प्रोडक्ट के। अगला जो है कुछ अदर गुड क्वालिटीज की बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आप जब भी पेमेंट डिसाइड करेंगे उसमें कंबाइंड कंसेंट होगा। कंबाइंड कंसेंट को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त सहमति। मान लीजिए हमने आपसे 500 रुपए पे बात की, हम आपको कल 400 रुपए दे दें, तो यहाँ पे संयुक्त सहमति नहीं रह गई। या फिर आपने काम करने से पहले जो आप तोल मोल करते हैं और एक कॉमन डिसाइड करते हैं, वो संयुक्त सहमति के तौर पे होता है, जिसे कॉमन कंसेंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे 500 रुपए में बात हुई तो आप दोनों लोगों ने मिल के कहा, उसने कहा 500, आपने कहा 400, फिर बाद में बात बनी 450। तो 450 अमाउंट है ना, वो उस पर आप दोनों की बात बनी है, तो वो कॉमन कंसेंट का है। ठीक है, सहमति की बात है कि आप दोनों लोग उस पर सहमत हैं, तो आपका पेमेंट सिस्टम सहमति का भी होना चाहिए। अगली बात है कि सरल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, और लेखा जोखा में आसानी होनी चाहिए। तो इतना टॉपिक था किसका, आइडियल वेज पेमेंट सिस्टम के। इतने टॉपिक, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु होते हैं जिनका ख्याल रखना होता है हमें पेमेंट सिस्टम को बनाने में। अब देखिए, अब टाइप ऑफ वेजेस की बात करने जा रहा हूँ कि कितने तरह के भत्ते होते हैं। भत्ता और या मजदूरी के प्रकार 5 तरीके के दिए गए हैं आपके सिलेबस में। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रम के लिए क्या पारिश्रमिक भुगतान होना चाहिए या कैसे होना चाहिए। ठीक है, अब अर्थशास्त्र में मतलब इकोनॉमिक्स में 5 तरीके का आपको क्या बताया गया है, मजदूरी के बारे में बताया गया है। पहला मजदूरी जो है उसे बोलते हैं मौद्रिक मजदूरी या सांकेतिक मजदूरी। मौद्रिक मजदूरी वही है कि आपके घर में एक मजदूर काम करने आया, आपका घर बनवा रहा है, आपने उसे 500 रुपए दिहाड़ी पे रखा हुआ है। वो जो 500 रुपए मजदूरी या भत्ता हुआ उसके उसके काम के एवज में, वो मौद्रिक है। मौद्रिक मतलब आपने उसको मुद्रा दी। अब उदाहरण के लिए अब दूसरे जो टाइप है मौद्रिक के बाद, उसका है वास्तविक, रियल वेजेस। वास्तविक मजदूरी क्या होती है, अब आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप इंजीनियर की पोस्ट पे हैं, ठीक। आपको उसके इंजीनियर पोस्ट पे आपको 56,000 रुपए प्लस आपको रहने का सुविधा, खाने का सुविधा, कैंटीन की सुविधा, वहां के हॉस्पिटल की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, ये सब मिल रही है उसके अंतर्गत 56,100 के बावजूद। ठीक है, तो अब ऐसा जो सिस्टम है, ठीक है, जिसमें आपको मौद्रिक मजदूरी तो मिली ही 56,100, लेकिन अलग से सुविधाएं जो प्राप्त है, जिनका पैसा आपको पैसे के रूप में वो सुविधा तो मिल नहीं रही, आपको मजदूरी के एवज में मिल रही है। तो वो जो अलग से सुविधाएं हैं, उनको और मौद्रिक मजदूरी को जब जोड़ दिया जाता है तो वास्तविक मजदूरी हमें निकलती है हमेशा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल वेजेस। ओके, रियल वेजेस को वास्तविक मजदूरी कहते हैं। वास्तविक मजदूरी हमेशा मौद्रिक मजदूरी और अन्य जो सुविधाएं या छूट आपको मिली हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं वो भी काउंट होता है। अगला जो है वो है फेयर वेजेस। फेयर वेजेस का मतलब होता है, देखिए अब कई तरह के वेजेस आएंगे। ठीक है, फेयर वेजेस, मिनिमम वेजेस, लिविंग वेजेस। ठीक है, फेयर वेजेस का मतलब होता है कि आप ऐसी मजदूरी अपने श्रमिक को दे रहे हैं जिससे उसका जो जीवन स्तर है जितना है उसको वो बनाए वा उसे मेंटेन रख पाता है, तो ये फेयर वेजेस है। ठीक है, मान लीजिए आपका मजदूर जो है एक मिडिल क्लास फैमिली का था, और उसको आप इतना मजदूरी दे देते हैं कि वो अपनी अपने घर परिवार को चला लेता है और अपनी जो स्तर है उसको भी मेंटेन रख पाता है, तो ये फेयर वेजेस या उपयुक्त या उचित मजदूरी के अंतर्गत आता है। मार्शल एक आदमी, उन्होंने क्या कहा फेयर वेजेस के बारे में, ये इकोनॉमिक्स की बुक में मिलेगा आपको। चूंकि जो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स सबका एक इंजीनियरिंग का
क्या है, कोलैबोरेशन है, ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसमें बहुत सी टर्म्स आपको लग रहे होंगे कि ये कॉमर्स के आ जाते हैं। तो देखें, न्यूनतम मार्शल ने क्या कहा, मजदूरी उचित अथवा उपयुक्त है यदि यदि उसका निर्धारण समान कठिनाई और अल्प प्रशिक्षण वाले उन व्यवसायों की औसत मजदूरी की दरों के लगभग समान है, जिनमें समान अत्यधिक योग्यता और समान महंगे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये मार्शल ने कहा था। अगला जो है वो है न्यूनतम मजदूरी की बात कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी इस बात को कहता है कि अगर आप इतनी मजदूरी दी अपने श्रमिक को जिससे उसका जो मिनिमम वर्क है वो काम चल जाए, उसकी स्तर तो मेंटेन नहीं होगा लेकिन जो उसका खर्चा है वो निकल जाए, तो वो न्यूनतम मजदूरी में आता है, मिनिमम वेजेस में आता है। ठीक है, यही मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट मिनिमम वेजेस एक्ट में है भारत सरकार के। ठीक, अब एक होता है कि लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस का मतलब होता है कि निर्वाह करने के लिए जितनी मजदूरी। अब निर्वाह करने के लिए क्या क्या चाहिए आप जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आप इतनी मजदूरी अपने मजदूर को दे दें जिससे उसके खाने की, रहने की और पहनने की खर्चे निकल जाते हैं, तो वो लिविंग वेजेस के अंतर्गत आता है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है वेज पेमेंट फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर, कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष श्रमों के लिए कैसा पारिश्रमिक भुगतान होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना। उसके बाद हम लोग वेज पेमेंट के सिस्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे पेमेंट दिया जाता है, किस आधार पे हमारा इंडस्ट्री में पेमेंट सिस्टम होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें टाइम रेट, प्राइस रेट, इंसेंटिव बेस्ड मेथड, ये सारे हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में।